श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, छोटा सा जानवर बकरी इस पर्वतीय प्रदेश की तरन तारिणी कामधेनु कही जा सकती है। वह दूध देती है, ऊन देती है, बच्चे देती है, साथ ही वजन भी ढोती है। आज बड़े बड़े बालों वाली बकरियों का एक झुंड रास्ते में मिला। लगभग 100-125 होंगी। सभी लदी हुई थीं। गुड़, चावल, आटा लादकर वे गंगोत्री की ओर ले जा रही थीं। हर एक पर उसके कद और बल के अनुसार 10-15 सेर वजन लदा हुआ था। माल असबाब की ढुलाई के लिए खच्चरों के अतिरिक्त इधर बकरियां ही साधन हैं। पहाड़ों की छोटी छोटी पगडंडियों पर दूसरे जानवर या वाहन काम नहीं कर सकते। सोचता हूं कि जीवन की समस्याएं हल करने के लिए बड़े बड़े विशाल साधनों पर जोर देने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी समझी जाती है। जबकि व्यक्ति साधारण उपकरणों से अपने निर्वाह के साधन जुटाकर शांतिपूर्वक रह सकता है। सीमित औद्योगिकरण की बात दूसरी है, पर यदि वे बढ़ते ही रहें तो बकरियों तथा उनके पालने वाले जैसे लाखों की रोजी रोटी छीनकर चंद उद्योगपतियों की कोठियों में जमा हो सकती है। संसार में जो युद्ध की घटाएं आज उमड़ रही हैं, उसके मूल में भी इस उद्योग व्यवस्था के लिए मार्केट जुटाने, उपनिवेश बनाने की लालसा ही काम कर रही है। बकरियों की पंक्ति देखकर मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्ति यदि छोटी सीमा में रहकर जीवन विकास की व्यवस्था जुटाए तो इसी प्रकार शांतिपूर्वक रह सकता है जिस प्रकार ये बकरियों वाले भले और भोले पहाड़ी रहते हैं। प्राचीन काल में धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही भारतीय समाज का आदर्श था। ऋषि मुनि एक बहुत छोटी इकाई के रूप में आश्रमों और कुटियों में जीवन यापन करते थे। ग्राम उससे कुछ बड़ी इकाई थे। सभी अपनी आवश्यकताएं अपने क्षेत्र में, अपने समाज से पूरी करते थे और हिल मिलकर सुखी जीवन बिताते थे। न इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, न बदमाशी की। आज औद्योगिकरण की घुड़दौड़ में छोटे गांव उजड़ रहे हैं, बड़े शहर बस रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं, अमीर पनप रहे हैं। विकराल राक्षस की तरह धड़धड़ाती हुई मशीनें मनुष्य के स्वास्थ्य को, स्नेह संबंधों को, सदाचार को भी पीछे डाल रही हैं। इस यंत्रवाद, उद्योगवाद, पूंजीवाद की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जा रहा है उसका नाम विकास रखा गया है, पर यह अंततः विनाशकारी ही सिद्ध होगा। विचार असंबद्ध होते जा रहे हैं। छोटी बात मस्तिष्क में बड़ा रूप धारण कर रही है। इसीलिए इन पंक्तियों को यही समाप्त करना उचित है। फिर भी बकरियां भुलाए नहीं भूलती। वे हमारे प्राचीन भारतीय समाज रचना की एक स्मृति को ताजा करती हैं। इस सभ्यता के युग में उन बेचारियों की उपयोगिता कौन मानेगा? पिछड़े युग की निशानी कहकर उनका उपहास ही होगा, पर सत्य सत्य ही रहेगा। मानव जाति जब कभी शांति और संतोष के लक्ष्य पर पहुंचेगी तब धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण अवश्य हो रहा होगा और लोग इसी तरह श्रम और संतोष से परिपूर्ण जीवन बिता रहे होंगे, जैसे बकरी वाले अपनी मैं करती हुई बकरियों के साथ जीवन बिताते हैं। आज भोजवासा चट्टी पर आ पहुंचे। कल प्रातः गोमुख के लिए रवाना होना है। यहाँ यातायात नहीं है। उत्तरकाशी और गंगोत्री के रास्ते में यात्री मिलते हैं। चट्टियों पर ठहरने वालों की भीड़ भी मिलती है, पर यहाँ वैसा कुछ नहीं। आज कुल मिलाकर हम 6 यात्री हैं। भोजन अपना अपना सभी साथ लाए हैं। यूँ कहने को तो भोजवासा की चट्टी है, यहाँ धर्मशाला भी है, पर नीचे की चट्टियों जैसी सुविधा यहाँ कहाँ है। सामने वाले पर्वत पर दृष्टि डाली तो ऐसा लगा मानो हिमगिरी स्वयं अपने हाथों भगवान शंकर के ऊपर जल का अभिषेक करता हुआ पूजा कर रहा हो। दृश्य बड़ा ही अलौकिक था। बहुत ऊपर से एक पतली सी जलधारा नीचे गिर रही थी। नीचे प्रकृति के निमित्त बने शिवलिंग थे। धारा उन्हीं पर गिर रही थी। गिरते समय वह धारा छींटे छींटे हो जाती थी। सूर्य की किरण उन छींटों पर पड़कर उन्हें 7 रंगों के इंद्रधनुष जैसा बना रही थी। लगता था साक्षात शिव विराजमान हैं। उनके शीश पर आकाश से गंगा गिर रही है और देवता सप्त रंगों से
पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दृश्य इतना मनमोहक था कि देखते देखते मन नहीं अघाता था। उस अलौकिक दृश्य को तब तक देखता रहा जब तक अंधेरे ने पटाक्षेप नहीं कर दिया। सौंदर्य आत्मा की प्यास है, पर वह कृत्रिमता के कीचड़ में उपलब्ध होना कहाँ संभव है। इन वन पर्वतों के चित्र बनाकर लोग अपने घरों में टांगते हैं और उसी से संतोष कर लेते हैं, पर प्रकृति की गोद में जो सौंदर्य का निर्झर बह रहा है उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यहाँ इस सारे ही रास्ते में सौंदर्य बिखरा पड़ा था। हिमालय को सौंदर्य का सागर कहते हैं। उसमें स्नान करने से आत्मा में, अंधा प्रदेश में एक सिहरन सी उठती है। जी करता है इस अनंत सौंदर्य राशि में अपने आप को खो क्यों न दिया जाए। आज का दृश्य यो प्रकृति का एक चमत्कार ही था, पर अपनी भावना उसमें एक दिव्य झांकी का आनंद लेती रही, मानो साक्षात शिव के ही दर्शन हुए हों। इस आनंद की अनुभूति में आज अंतःकरण गदगद होता जा रहा है। काश ऐसे रसास्वादन को एक अंश में लिख सकना मेरे लिए संभव हुआ होता, तो जो यहाँ नहीं है वे भी कितना सुख पाते और भाग्य को सराहते। आज फिर वही कठिनाई आ गई जो उत्तर काशी से चलते हुए आरंभिक 2 दिनों में आई थी। भटवाड़े चट्टी तक रास्ते को चौड़ा करने और सुधारने का काम चल रहा था, इसीलिए मील के पत्थर उन 2 दिनों में नहीं मिले। रास्ते में कड़ी चढ़ाई उतराई और कठिन मंजिल थोड़ी ही देर में थका देती थी। घने जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य था तो बहुत भला, पर रोज रोज 24 घंटे वहीं देखते रहने से आरंभ में जो आकर्षण था वो घट रहा था। सुनसान में अकेली यात्रा भी अखरने वाली थी। जन कोलाहल में व्यस्त जीवन बिताने वाले के लिए नीरव एकांत भी कष्टदायक होता है। ये सूनापन और कठोर श्रम जब शरीर और मन को थकाने लगता तो एक ही जिज्ञासा उठती, आज कितनी मंजिल पार कर ली, अभी कितनी शेष है। थोड़ी थोड़ी दूर चलकर सामने से आने वालों से पूछते, अब अगली चट्टी कितनी दूर है। उसी से अंदाजा लगाते कि आज अभी कितना और चलना है। कुछ रास्तागीर घमंडी होते, जानकर भी उपेक्षा करते, न बताते। कुछ को मालूम ही न था, कुछ अंदाज से बताते तो, पर उसमें मीलों का अंतर होता। इससे ये भी आशा कम ही रहती थी कि पूछने पर भी समाधान कारक उत्तर मिल ही जाएगा। ये एक बड़ी कमी थी, खास तौर से अकेले चलने वाले के लिए। 7-5 की हंसते बोलते हुए आसानी से मंजिल कट जाती है, पर अकेले के लिए तो उसे काटना काफी कठिन होता है। इस कठिनाई में मील के पत्थर कितना काम देते हैं, इसका अनुभव भटवाड़ी चट्टी से लेकर गंगोत्री तक की यात्रा में किया। इस बीच में मील तो नहीं गड़े थे, पर पहाड़ी की दीवार पर सफेदी पोतकर लाल अक्षर से 25/7 इस प्रकार के संकेत जहां तहां लिख दिए गए थे। इसका अर्थ था धरासू से 25 मील 7 फरलांग आ गए हैं। पिछली चट्टी पर कौन सा मील था, अगली चट्टी पर कौन सा मील पड़ेगा, ये जानकारी नक्शे के आधार पर थी। मंजिल का पता चलता रहता। इस सुनसान में ये फरलांग के अक्षर भी बड़े सहायक थे। इन्हीं के सहारे सारा रास्ता कटता था। एक फरलांग गुजरने पर दूसरे की आशा लगती और वो आ जाती तो संतोष होता कि इतनी सफलता मिली और अब इतना ही शेष रह गया है। आज फिर गंगोत्री से गोमुख के रास्ते में मील फरलांग नहीं है, तो फिर वैसी ही असुविधा हुई जैसे उत्तर काशी से चलते समय आरंभिक 2 दिनों में हुई थी। यह गंगोत्री से गोमुख का 18 मील का रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा। एक तो ये था भी बड़ा दुर्गम, फिर उस पर भी मील फरलांग जैसे साथी और मार्गदर्शकों का अभाव। आज ये पंक्तियां लिखते समय ये परेशानी कुछ ज्यादा अखर रही है। सोचता हूँ मील का पत्थर वैसे तो अपने आप में कितना तुच्छ है। उसकी कीमत योग्यता, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि सभी उपहासास्पद है, पर वो अपने एक निश्चित और नियत कर्तव्य को लेकर यथास्थान जम गया है। हटने की सोचता तक नहीं। उसे बस एक छोटी सी बात मालूम है, धरासू इतने मील इतने फरलांग है। बस केवल इतने से ज्ञान लेकर यह जन सेवा के पथ पर अड़ गया है। उस पत्थर के टुकड़े की नगण्य और तुच्छ सी ये निष्ठा अंततः कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुझ जैसे अगणित पथिक उससे मार्गदर्शन पाते हैं और अपनी परेशानी का समाधान करते हैं।
जब ये जरा सा पत्थर का टुकड़ा मार्गदर्शन कर सकता है, जब मिट्टी का जरा सा 1-2 पैसे मूल्य का दीपक प्रकाश देकर रात्रि के खतरों से दूसरों की जीवन रक्षा कर सकता है, तो क्या सेवा भावी मनुष्य को सिर्फ इसलिए चुप बैठ जाना चाहिए कि उसके पास विद्या की कमी है, बुद्धि कम है, सामर्थ्य कम है, योग्यता कम है? कमी तो हर किसी में है, पर हम में से प्रत्येक अपने क्षेत्र के कम से कम जानकारी में, कम स्थिति के लोगों में बहुत कुछ कर सकते हैं। अमुक योग्यता मिलती तो मैं अमुक कार्य करता, ऐसी शेख चिल्ली कल्पनाएं करते रहने की अपेक्षा क्या ये उचित नहीं कि अपनी जो भी योग्यता है उसी को लेकर अपने से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन का काम शुरू कर दें? मील का पत्थर सिर्फ धरासू और गंगोत्री का अंतर मात्र जानता है, उतना ही बता सकता है, पर उसकी सेवा भी क्या कम महत्व की है? उसके अभाव में उत्तरकाशी से भटवाड़ी तक परेशानी रही और कल गोमुख दर्शन का जो सौभाग्य मिलने वाला है, उसकी सुखद कल्पना में उन पत्थरों का अभाव बुरी तरह खटक रहा है। हम में से कितने ऐसे हैं जो मील के पत्थरों से अधिक जनसेवा कर सकते हैं, पर आत्मविश्वास, निष्ठा और जो कुछ है उसी को लेकर अपने उपयुक्त क्षेत्र में अड़ जाने की निष्ठा हो, तभी तो हमारी उपयोगिता को सार्थक होने का अवसर मिले। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।